आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल SRIP एड्यू फार्म में। आज का हमारा टॉपिक है पेरेंटल कंट्रोल्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इसमें हम जानेंगे कि पेरेंटल कंट्रोल्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होते हैं, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कौन कौन से पैरामीटर्स इसमें हमको ध्यान रखने हैं, क्या मेथड्स होंगे जिससे कि आप ये प्रोलॉन्ग रिलीज ऑफ पेरेंटल्स कर सकेंगे, क्या क्लासिफिकेशन होता है, और साथ ही साथ हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो अगर आप हमारे YouTube चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले जानेंगे कि पेरेंटल्स क्या होते हैं। तो दीज आर द प्रिपरेशंस विच आर गिवन अदर देन ओरल रूट। ये हम बहुत पहले से पढ़ते आए हैं, इसको हम अच्छे से जानते हैं। इसमें हमको ये ध्यान रखना है कि दीज आर स्टेराइल पैरोजन फ्री प्रिपरेशंस which are intended to be administered parenterally। पेरेंट्रली जो वर्ड आया था, पैरा मतलब आउटसाइड, एंट्रॉन मतलब इंटेस्टाइन, मतलब कोई भी अगर ऐसा रूट है बिसाइड इंटेस्टाइन तो वो पेरेंट्रल में आता है। पर अभी हम प्लेन पेरेंट्रल नहीं पढ़ने वाले, हमको पढ़ना है कंट्रोल रिलीज। सो कंट्रोल रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स एम टू मेंटेन plasma concentration of drugs within the therapeutic window for a longer period of time। मतलब या हम ये कहना चाह रहे हैं कि कंट्रोल रिलीज क्यों बनाया जाता है, वो हम बनाते हैं प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए विद इन थेराप्यूटिक विंडो फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अब बात करें तो पेरेंटल जो रूट होता है, बेसिकली इट इज वेरी एफिशिएंट फॉर डिलीवरी ऑफ active drug substances with poor bioavailability and the drugs with narrow therapeutic index। इसके लिए हम पेरेंटल प्रिपरेशंस बनाते हैं। अब बात करेंगे कि हम कौन से दो तरीकों से हम इसको कंट्रोल रिलीज कर सकते हैं। तो एक तो या तो हम इंजेक्टेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम बना लें, दूसरा हम बना लें इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इसी को आगे डिटेल में देखते हैं। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स की कि क्यों बनाया जाता है कंट्रोल डिलीवरी सिस्टम, पेरेंटल कंट्रोल डिलीवरी सिस्टम। तो फर्स्ट है साइट स्पेसिफिक डिलीवरी, मतलब जहां हम ड्रग को पहुंचाना चाहते हैं, जिस एरिया पे, जिस टारगेट पे, वहां उसको डिलीवर किया जा सके। सेकेंड है रिड्यूस द साइड इफेक्ट्स, फिर इंक्रीज द बायो अवेलेबिलिटी, देन इंक्रीज थेराप्यूटिक इफेक्टिवनेस, फिर पेशेंट कन्वीनियंस एंड कंप्लायंस को इम्प्रूव करने के लिए, फिर फ्लक्चुएशन जो होता है स्टेडी स्टेट लेवल का उसको रिड्यूस करने के लिए, देन इंक्रीज सेफ्टी मार्जिन ऑफ हाई पोटेंसी ड्रग्स, जो ज़्यादा पोटेंट ड्रग्स होता है उसका सेफ्टी मार्जिन को इंक्रीज करने के लिए हम इसको बनाते हैं। देन मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ड्रग, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे, क्योंकि इसमें डिग्रेडेशन नहीं हो रहा है, डायरेक्ट हम सर्कुलेशन में पहुंचा रहे हैं ड्रग को। Then reduction in health care costs through improved therapy, then shorter treatment period and less frequency of dosing. These are the objectives, or we can also say we have also compared here with the conventional dosage forms. नेक्स्ट आता है कि कौन कौन से पैरामीटर्स को कंसिडर करना चाहिए फॉर द डिजाइनिंग ऑफ पेरेंटल कंट्रोल फॉर्म्स। तो इसको हम बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला आता है इफेक्ट ऑफ फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज, सेकेंड इफेक्ट ऑफ फिजियोलॉजिकल कंडीशंस एंड थर्ड इज फार्माकोकाइनेटिक बेसिस। फिजियोकेमिकल को देखें तो हमको क्या क्या चीज़ को ध्यान रखना है। पहले तो ये ध्यान रखना होता है कि रेट ऑफ डिसोल्यूशन क्या है, सेकेंड उसका पार्टिकल साइज क्या है, जो ड्रग है उसकी क्रिस्टलाइन हैबिट कैसी है, पीके वैल्यू क्या है, लिपोफिलिक है क्या हाइड्रोफिलिक है, फिर उसका पार्टीशन कोएफिशिएंट कैसा है, सॉल्युबिलिटी कैसा है, और अदर एडिटिव्स के साथ उसका कोई इंटरेक्शन तो नहीं है, उसकी क्या एक्टिविटी है। ये हुआ फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज, जिसको कंसिडर करते हैं बिफोर डिजाइनिंग पेरेंटल कंट्रोल फॉर्म्स। सेकेंड आता है इफेक्ट ऑफ फिजियोलॉजिकल कंडीशंस। फिजियोलॉजिकल में हमको देखना होता है कि डिजायर्ड रेट एंड एक्सटेंट ऑफ सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन क्या है, then total volume of the formulation to be administered, then what is the dosing frequency, then is there any inherent irritation, acidity or basicity, then extent of local tissue irritation, nerve damage, inadvertent blood vessel entry, and what is the age and physical condition of the patient. These are the physiological conditions. Then comes pharmacokinetic basis. In this we consider dose, then route of drug administration, absorption rate and elimination rate.
ये हमारे कुछ फॉर्मुलेशन कंसिडरेशंस हैं जो हमको देखने होते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन से मेथड्स होते हैं प्रोलॉन्ग रिलीज को अचीव करने के लिए। तो फर्स्ट इसमें आता है फार्माकोलॉजिकल मेथड। इसमें आप रूट को चेंज कर सकते हैं, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर्स को साथ में एडमिनिस्टर कर सकते हैं। फिर सेकेंड आता है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड मतलब केमिकली आप ड्रग को अल्टर कर सकते हैं, उसकी सॉल्युबिलिटी को डिक्रीज कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ सॉल्ट्स, एस्टर्स एंड कॉम्प्लेक्सेस। फिर थर्ड आता है फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड में हम क्या करते हैं, कोई एक व्हीकल को सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि मैक्रोमोलिक्यूल्स हुआ, स्वेलिंग एजेंट हुआ, एड्सॉर्बेंट हुआ। ये तो 3 बेसिक मेथड्स हुए। इसकी बेसिस पे आगे अब हम और क्लासिफाई करेंगे पेरेंटल कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स को डिटेल में देखते हैं। पेरेंटल कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम को अगर हम क्लासिफाई करें तो 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला आता है इंजेक्टेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स और दूसरा आता है इम्प्लांटेबल। इंजेक्टेबल मतलब हम उसको इंजेक्ट कर रहे हैं अंदर सिस्टमिक सर्कुलेशन में थ्रू एनी रूट। इम्प्लांटेबल मतलब आप उसको जस्ट स्किन के लेयर्स में इम्प्लांट कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं। तो ये 2 बेसिक मेथड्स होते हैं या बेसिक फॉर्म्स होते हैं बाय विच पेरेंटल कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम इज एडमिनिस्टर्ड। अब इंजेक्टेबल में बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि इन सिट्यू फॉर्मिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इन सिट्यू में आप क्या करते हैं कि एक डिपॉट फॉर्म में अंदर उसको ड्रग को इंसर्ट करते हैं, लाइक थर्मोप्लास्टिक पेस्ट हो सकते हैं, इन सिट्यू क्रॉस लिंक सिस्टम्स हो सकते हैं, इन सिट्यू पॉलीमर प्रेसिपिटेशन, देन थर्मली इंड्यूस्ड जेलिंग सिस्टम एंड इन सिट्यू सॉलिडिफाइंग ऑर्गेनोजेल्स हो सकते हैं। इसके एग्जांपल्स अभी आगे देखते हैं। सेकेंड, हम इसमें सॉल्यूशंस दे सकते हैं जो कि कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम करें। सस्पेंशन हो सकते हैं, इमल्शन हो सकते हैं, फिर कुछ डिलीवरी सिस्टम्स भी बना सकते हैं लाइक माइक्रोस्फीयर्स हैं, फिर वेसाइक्यूलर सिस्टम्स हैं लाइक लाइपोसोम्स, नायोसोम्स, हितोसोम्स, फिर नैनो पार्टिकल्स हैं, रीसील्ड एरिथ्रोसाइट्स हैं। तो ये पूरे तरीके होते हैं जिससे कि हम इंजेक्टेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम को बना सकते हैं। अब बात करते हैं इम्प्लांटेबल की। इम्प्लांटेबल में भी फर्स्ट आता है इन सिट्यू फॉर्मिंग इम्प्लांट। इसमें भी थर्मोप्लास्टिक पेस्ट और इन सिट्यू पॉलीमर प्रेसिपिटेशन मेथड होता है। सेकेंड है सॉलिड इम्प्लांट। इसमें फर्स्ट आता है एल्जेट ऑस्मोटिक पंप एंड सेकेंड इज ड्यूरोज इन्फ्यूजन इम्प्लांट। तो ये कुछ क्लासिफिकेशन है पेरेंटल्स का, इसको अब आगे और डिटेल में देखते हैं। अब बात करते हैं कौन कौन से अप्रोचेस होते हैं इंजेक्टेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स के लिए। तो फर्स्ट होता है यूज ऑफ विस्कस वाटर मिसिबल व्हीकल्स सच एज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ जिलेटिन और पीवीपी। इसमें हमको ये देखना है कि सॉल्युबिलिटी एक तो कम करनी है। क्यों? क्योंकि अगर सॉल्युबिलिटी कम होगी तो धीरे धीरे ड्रग जो है वो रिलीज होगी। और इसमें हमको सेकेंड हम क्या कर सकते हैं कि वाटर इमिसिबल व्हीकल्स ले सकते हैं लाइक वेजिटेबल ऑयल्स, then water repelling agents like aluminum monostearate, then we can take the thixotropic suspensions, then we can prepare water insoluble drug derivatives like salts, complexes, esters, then dispersion in polymeric microspheres or microcapsules can be done, then we can co-administer vasoconstrictors. These are some of the approaches for injectable drug delivery systems. अब इंजेक्टेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में फर्स्ट आता है इन सिट्यू फॉर्मिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स। इसमें फर्स्ट कैटेगरी है थर्मोप्लास्टिक पेस्ट्स। इसमें क्या करते हैं कि सेमी सॉलिड पॉलीमर्स होते हैं जिनको हम इंजेक्ट करते हैं एज ए मेल्ट एंड दे फॉर्म अ डिपॉट अपॉन कूलिंग इन द बॉडी टेम्परेचर। डिपॉट मीन्स इट इज लाइक अ रिजर्वायर, वहाँ से ड्रग जो है वो धीरे धीरे रिलीज होती है और कंट्रोल्ड डिलीवरी सिस्टम अपने को अचीव होता है। सेकेंड है इन सिट्यू क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर सिस्टम। तो क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर नेटवर्क फॉर्म होता है बाय फ्री रेडिकल रिएक्शंस, और ये जो है ये इनिशिएट होता है या तो हीट से या एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटॉन से या आयनिक इंटरेक्शन बिटवीन स्मॉल कैटायन एंड पॉलीमरिक एनायंस। फिर थर्ड आता है इन सिट्यू पॉलीमर प्रेसिपिटेशन। इसमें वाटर इनसॉल्युबल और बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर जो है उसको बायोकम्पैटिबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में लेते हैं। फिर फेज सेपरेशन और प्रेसिपिटेशन होता है पॉलीमर का, इससे फिर डिपॉट फॉर्मेशन होता है एट द साइट ऑफ इंजेक्शन। दिस इज द मैकेनिज्म। फोर्थ आता है थर्मली इंड्यूस्ड जेलिंग सिस्टम। तो इसमें ये होता है कि जो बॉडी टेम्परेचर है उसमें
जो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड पॉलीमर सॉल्यूशन है लाइक मोर देन 15% W/W आर इंजेक्टेड and it acts like depot. Then fifth is in situ solidifying organogels. In this, water insoluble amphiphilic lipids are taken which swell in water and they form various type of lyotropic liquid crystals. So this is in situ forming drug delivery systems. Next is we can take aqueous solutions, and in aqueous solutions we take high viscosity solution, and it is the compounds which we take, they should have molecular weight more than 750, and this is taken for water soluble drugs, and in it gelling agent or viscosity enhancers are added. Then second type is complex formation. As the name suggests, in this we prepare complex of the drug with macromolecule. Then the fixed amount of drug gets complexed, and since the complex is formed, so it is given by intramuscular route. Next comes oil suspensions. As the name suggests, oil and the suspension is there, so it will be given by intramuscular route. अब यहाँ पर एक चीज़ समझ लें कि कभी भी इंट्रावेनस रूट में हम सिर्फ एक्वस देते हैं, और अगर उसमें कुछ कॉम्प्लेक्स आ गया या विस्कस आ गया या ऑयली आ गया तो उसको आपको इंट्रामस्कुलर रूट में ही देना है। और क्योंकि जब हम ये जेलिंग या विस्कोसिटी एनहांसर्स डालते हैं तो वो ड्रग को धीरे धीरे रिलीज करते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये डिपॉट फॉर्मेशन करेगा या कंट्रोल रिलीज होगा इसमें। फिर नेक्स्ट इसमें आता है कि जब आपको प्रोलॉन्ग रिलीज कराना है तो आप उसको ऑयली सॉल्यूशन या एक्वस सस्पेंशन बना करके देंगे, तो भी वहां पर ड्रग जो है उसका प्रोलॉन्ग एक्शन होता है। नेक्स्ट डिलीवरी सिस्टम आता है इमल्शंस। इमल्शन से भी आप कंट्रोल रिलीज कर सकते हैं। अब क्योंकि इमल्शन में भी ऑयल है तो इसको आप इंट्रावेनस रूट से कम देंगे, जनरली हम इंट्रामस्कुलर या सबक्यूटेनियस ही देते हैं। तो ऑयल इन वाटर सिस्टम्स जनरली नहीं यूज करते हैं ड्यू टू लार्ज इंटरफेशियल एरिया एंड रैपिड पार्टीशनिंग। वी टेक वाटर इन ऑयल इमल्शंस फॉर वाटर सॉल्युबल ड्रग्स। फिर इसमें एक चीज़ और है कि जो मल्टीपल इमल्शंस हैं उसको भी यूज़ किया जाता है। मल्टीपल इमल्शन दोनों टाइप के यूज़ कर सकते हैं आप, वाटर इन वाटर टाइप या ऑयल इन वाटर इन ऑयल टाइप, बिकॉज बाय दिस एन एडिशनल रिजर्वायर इज फॉर्म्ड and it retards the release of the drug. So एक चीज़ और यहाँ पर अपने को दिखना है कि जो रिटार्ड हो रहा है मतलब जो डिले हो रहा है ड्रग रिलीज, वो ऑयली सस्पेंशन के कारण भी होता है। एग्जाम्पल के लिए लाइक वाटर सॉल्युबल ड्रग है, एग्जाम्पल 5-फ्लोरोयूरेसिल, उसको यूज़ कर सकते हैं, या ऑयल सॉल्युबल ड्रग है, एग्जाम्पल लिपिडॉल, उसको यूज़ कर सकते हैं। तो जो ऑयल सॉल्युबल ड्रग होगी वो ऑयली कंपोनेंट में चली जाएगी, वाटर सॉल्युबल है तो वाटर कंपोनेंट में उसको हम यूज़ कर सकेंगे। अब बात करते हैं कुछ ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स की। ये भी यूज़ होते हैं फॉर इंजेक्टेबल्स, लाइक माइक्रोस्फीयर्स होते हैं, नैनोस्फीयर हैं, लाइपोसोम्स हैं, नैनो पार्टिकल्स हैं। तो इससे भी हम प्रोलॉन्ग रिलीज को मेंटेन कर सकते हैं। आगे इसके डिटेल में देखते हैं। कुछ यहाँ एग्जांपल्स देख लेते हैं इंजेक्टेबल कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशंस के। तो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन प्रिपरेशंस आप बना सकते हैं, एंटीसाइकोटिक, देन पेनिसिलिन, विटामिन B12, स्टीरॉयड, एंटी नार्कोटिक, कॉन्ट्रासेप्टिव। ये जो लॉन्ग एक्टिंग प्रिपरेशंस हैं ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि हम कंट्रोल रिलीज इंजेक्टेबल्स के रूप में बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पेरेंटल डिपॉट सिस्टम। व्हाट इज डिपॉट? Long acting parenteral drug formulation is designed ideally to provide slow, constant, sustained, prolonged action, that is depot. It can be classified on the basis of process used for controlled drug release. So कौन कौन से process हो सकते हैं? First है dissolution control, second है adsorption type, third है encapsulation type, fourth है esterification type और fifth है controlled drug delivery by activation process. फर्स्ट आता है डिसोल्यूशन टाइप डिपॉट फॉर्मुलेशन। इसमें बेसिक मैकेनिज्म है डिसोल्यूशन। तो ड्रग जो एब्जॉर्प्शन है इट इज कंट्रोल्ड बाय स्लो डिसोल्यूशन ऑफ ड्रग पार्टिकल्स, मतलब यहाँ जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो डिसोल्यूशन होगा। तो इसका ये इक्वेशन होता है Q/TD इज इक्वल टू SA/DS/CS/HD। यहाँ पे हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो डिसोल्यूशन रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया, फिर डिफ्यूजन कोएफिशिएंट एंड सैचुरेशन
solubility of drug and it is indirectly proportional to the thickness of hydrodynamic diffusion. ये हुआ बेसिक डिसोल्यूशन. अब हमको अगर कंट्रोल रिलीज करना है तो डिसोल्यूशन रेट को कम करना पड़ेगा. तो डिसोल्यूशन रेट कम करने के लिए आप या तो जो चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लाइक सरफेस एरिया आपको कम करना पड़ेगा, फिर डिफ्यूजन कोएफिशिएंट कम करना पड़ेगा और सैचुरेशन सॉल्युबिलिटी को कम करना पड़ेगा, तब आपका डिसोल्यूशन रेट जो है वो कम होगा. पर इस मेथड में एक प्रॉब्लम है कि हम वैसे अज्यूम करते हैं कि कंट्रोल रिलीज जो है वो ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स है, लेकिन इसमें ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स प्रोड्यूस करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है. फिर सेकेंड क्या है, जो सरफेस एरिया है वो ड्रग पार्टिकल्स का वो टाइम के साथ डिमिनिश होता है और जो सैचुरेशन सॉल्युबिलिटी है वो भी बहुत अच्छे से मेंटेन करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है. तो दीज आर सम ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ डिसोल्यूशन टाइप. अब हम अप्रोचेस देखते हैं डिसोल्यूशन टाइप डिपॉट फॉर्मुलेशन में. तो बेसिकली दो अप्रोच यूज होती है, जैसे कि हम आगे भी पढ़ चुके हैं. पहला है फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स विथ लो एक्वस सॉल्युबिलिटी. तो अगर हम सॉल्ट फॉर्म कर लें या कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे तो ऑटोमेटिकली सॉल्युबिलिटी कम होगी और डिसोल्यूशन जो है वो कम हो जाएगा. लाइक एक्वस सस्पेंशन ऑफ बेंजाथीन पेनिसिलिन जी फ्रॉम वाटर सॉल्युबल एल्कली सॉल्ट ऑफ एसिडिक पेनिसिलिन जी इज प्रिपेयर्ड. सेकेंड है सस्पेंशन ऑफ मैक्रो क्रिस्टल्स. मैक्रो क्रिस्टल्स मतलब मैक्रो यानी लार्ज. लार्ज क्रिस्टल्स आप फॉर्म करेंगे तो क्या होगा, वो धीरे धीरे डिसॉल्व होगा. तो इसको कहते हैं मैक्रो क्रिस्टल प्रिंसिपल and this can be applied to control the rate of drug dissolution. इसका एग्जाम्पल है aqueous suspension of testosterone isobutyrate for intramuscular injection. बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, जो पेनिसिलिन जी प्रोकेन सस्पेंशन है, it is gelled in peanut oil for intramuscular injection. So next method है adsorption type depot formulation. इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो ड्रग है वो एड्जॉर्बेंट के ऊपर जाके बाउंड होती है और जो अनबाउंड होती है फ्री स्पेशेस होती है दैट इज अवेलेबल फॉर एड्जॉर्प्शन. और ये जो अनबाउंड ड्रग है ये अंदर एब्जॉर्ब होगी और फिर बाद में धीरे धीरे जो एड्जॉर्ब ड्रग है वो भी रिलीज होती जाएगी और देयर बाय फिर वो इक्विलिब्रियम को मेंटेन करती है. एग्जाम्पल में है वैक्सीन प्रिपरेशन, देन ड्रग प्रोटीन बाइंडिंग. और ये जो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन है फ्री अनबाउंड ड्रग स्पीशीज का, इट इज डिटरमाइंड बाय लैंगमुइर रिलेशनशिप व्हिच इज गिवन हियर. नेक्स्ट बात करते हैं एनकैप्सुलेशन टाइप डिपॉट फॉर्मुलेशन की. एनकैप्सुलेशन में क्या होता है, दिस टाइप ऑफ डिपॉट फॉर्मुलेशन इज प्रिपेयर्ड बाय एनकैप्सुलेटिंग ड्रग सॉलिड्स within a permeation barrier or dispersing drug particles in a diffusion matrix. मतलब यहाँ पे आप डायग्राम से समझिए कि या तो ये होगा कि एक परमिएशन बैरियर होगा और उसके अंदर ड्रग जो है वो इनकैप्सुलेट हो जाएगी, या फिर क्या करते हैं जो डिफ्यूजन मैट्रिक्स है उसी में ड्रग पार्टिकल्स को डिस्पर्स कर देते हैं. और इसमें दोनों ही कंडीशंस में बायोडिग्रेडेबल या बायो एब्जॉर्बेबल पॉलीमर्स यूज होते हैं. और जो ड्रग रिलीज है इट विल बी कंट्रोल्ड बाय फर्स्ट इज रेट ऑफ पेनिट्रेशन अक्रॉस द डिफ्यूजन बैरियर and second is rate of biodegradation of the barrier macromolecules. Example is naltrexone pamoate releasing biodegradable microcapsules. नेक्स्ट है एस्टेरिफिकेशन टाइप डिपॉट फॉर्मुलेशन. इसमें क्या होता है, जो ड्रग है उसको सिंथेसाइज करते हैं हम बायो इरोडेबल एस्टर फॉर्म में, मतलब उसका एस्टेरिफिकेशन करते हैं और उसके बाद उसका एक इंजेक्टेबल फॉर्मुलेशन बनाएंगे. और ये जो इंजेक्टेबल फॉर्मुलेशन होता है ये एक ड्रग रिजर्वॉयर बनाता है एट द साइट ऑफ एक्शन और वहाँ से फिर ड्रग जो है वो रिलीज होती है, एक्टिव ड्रग रिलीज होती है. इस डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, जो बाहर है एक रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन है, अंदर ड्रग रिजर्वॉयर है और ड्रग है. तो अब इसका जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा. फर्स्ट आता है इंटरफेशियल पार्टीशनिंग ऑफ ड्रग एस्टर्स फ्रॉम रिजर्वॉयर टू टिश्यू फ्लूइड. ठीक है, मतलब उसका जो कितनी ड्रग यहाँ से रिलीज हुई इस रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन से, पहला तो वो हुआ. दूसरा क्या हुआ, रेट ऑफ बायो कन्वर्शन ऑफ ड्रग एस्टर टू रीजनरेट एक्टिव ड्रग मॉलिक्यूल. ये दोनों मैकेनिज्म है जिससे कि रेट यहाँ पर कंट्रोल होता है. एग्जाम्पल के लिए है फ्लूफेनाजिन एनान्थेट या फिर टेस्टोस्टेरॉन 17 बीटा साइपियोनेट इन ओलियाजेनस सॉल्यूशन.
दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एस्टेरिफिकेशन टाइप। नेक्स्ट बात करते हैं कंट्रोल्ड ड्रग डिलीवरी ऑफ इम्प्लांट्स बाय एक्टिवेशन प्रोसेस। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जैसे आप ये जैसे हमने पिछला देखा कि एक ड्रग रिजर्वॉयर है, रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन है, ड्रग है, पर इसमें एक डिफरेंस ये होता है कुछ एनर्जी सेंसर्स होते हैं और वो एक्टिवेशन प्रोसेस या मेथड के ऊपर डिपेंड करते हैं। लाइक इट कुड बी ऑस्मोटिक प्रेशर एक्टिवेटेड डिलीवरी सिस्टम और वेपर प्रेशर एक्टिवेटेड और मैग्नेटिकली एक्टिवेटेड और हाइड्रेशन एक्टिवेटेड और हाइड्रोलिसिस एक्टिवेटेड। तो आगे डिटेल में इम्प्लांट्स का हम अगले वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक अभी हम सिर्फ इतना ही देखते हैं। तो हम अपने वीडियो को यहीं एंड करते हैं। हमने आज देखा कंट्रोल्ड पेरेंटल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स और इसके हमने इंजेक्टेबल वाले जो पार्ट है उसको पूरा डिटेल में देखा, लेकिन इम्प्लांट वाला जो है टाइप इसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होंगे और इसी तरीके के वीडियोस हम आगे भी लेते आएंगे। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें जिससे आपको न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।